गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार शुक्ला आप सभी के साथ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बात की थी। हमने देखा था किसी प्रोडक्ट के डिज़ाइन प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर के उस प्रोडक्ट के फाइनली डिस्पोजल तक की प्रक्रिया का प्रबंधन ही प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा गया था। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कई सारे स्टेप्स आए थे, जैसे कि डिज़ाइन प्रोसेस करना, उसके बाद प्रोसेस प्लानिंग करना। इस प्रोसेस प्लानिंग में कई सारे स्टेप्स थे, जैसे कि प्रोडक्शन प्रोसेस करना, टूल्स प्लानिंग करना, मशीन्स प्लानिंग करना, मटेरियल्स प्लानिंग करना। और इन सारी प्लानिंग्स के साथ जब हमने अपने कार्य को आगे बढ़ाया तो फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन में गए। प्रोडक्शन के दौरान ही हमने या उसके बाद क्वालिटी चेक किया। क्वालिटी चेक के बाद हमने उसको पैकेजिंग की। पैकेजिंग के बाद शिपिंग की बात आई। शिपिंग के बाद हमने उसे मार्केटिंग किया और मार्केटिंग के बाद उसे यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स इत्यादि के द्वारा ही अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के बीच में वितरित कराया, पहुंचाया। और फिर उन कस्टमर्स के फीडबैक के आधार पर, उनके रिक्वायरमेंट्स के आधार पर उस प्रोडक्ट के डिज़ाइन को दोबारा रिव्यू किया गया या फिर दोबारा डिज़ाइन किया गया। तो हमारा प्रोडक्ट की जो जर्नी थी वो प्रोडक्ट के डिज़ाइन से स्टार्ट हुई थी और फाइनली प्रोडक्ट के डिज़ाइन पर जाके समाप्त होती है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने कहा था। आज की हमारा टॉपिक है स्वचालन यानी कि ऑटोमेशन। इसमें हमें देखना है परिचय, डेवलपमेंट इसका किस प्रकार हुआ और इसका कैसे कैसे आगे विकास किया गया। ठीक है, तो ऑटोमेशन क्या है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार हुआ, ये सारी बातें हम लोग देखेंगे इस ऑटोमेशन के अंतर्गत। ठीक है, अब सबसे पहली बात है हमारे पास कि ऑटोमेशन है क्या। तो ऑटोमेशन का अगर सामान्य अर्थ आपसे पूछा जाए तो आप झट से बता देंगे कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत हमारा कोई काम अपने आप हो जाता है, हमें उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उसी को ऑटोमेशन कह देते हैं। आपका विचार बिल्कुल सही है। ऑटोमेशन प्रक्रिया में हमें मैनुअल इंटरेक्शन की या तो ना के बराबर जीरो पड़ती है या बहुत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अर्थात कार्य ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। वैसे जो ऑटोमेशन है ये दो शब्दों से बना है, ग्रीक शब्द हैं दोनों। एक है ऑटो। ऑटो का मतलब आप जानते हैं, ये चलने वाला ऑटो नहीं। ऑटो का मतलब स्वयं, एक या फिर अपने आप, इसे कहते हैं ऑटो। और दूसरा है मैट्स। मैट्स का मतलब है घूमना। ठीक है, ऑटो मैट्स, उसी से आपका ऑटो भी बन सकता है, ऑटोमोबाइल भी बना है। खैर, तो ऑटो का मतलब समझ में आया, स्वयं, एक या फिर क्या चीज़, अपने आप। ठीक है, और मैट्स का मतलब है घूमना। अर्थात स्वचालन एक तकनीकों का ऐसा सेट है जिसके अंतर्गत हमारा कोई कार्य, ठीक है, मशीनों के द्वारा बिना मनुष्यों के या बिना मानवों के हस्तक्षेप के आसानी से हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। ठीक है, ऑटोमेशन तकनीकों का एक ऐसा समूह, एक ऐसा समुच्चय जिसमें कि मशीनों की सहायता से बिना मानवीय हस्तक्षेप के आसानी से कार्य हो जाता है। क्या कह दिया जाता है, ऑटोमेशन। ठीक है, अब जो हमारा ऑटोमेशन है, ठीक है, इसके उदाहरण कौन कौन से हो सकते हैं। उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि स्वचालित मशीन टूल यानी ऑटोमेटिक मशीन टूल, ये हो सकते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल आ सकते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुएं पहुंच जाएं। औद्योगिक रोबोट, ये भी ऑटोमेशंस में आते हैं। इसके अलावा स्वचालित असेंबली निकाय यानी असेंबली सिस्टम, जो हमारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल्स या अन्य फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में लगे होते हैं, ये सारे टर्म किस में आते हैं, एग्जाम्पल्स हैं इनके ऑटोमेशंस के। ठीक है, तो इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान रखेंगे, जैसे ऑटोमेटिक मशीन टूल, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र लाइन, असेंबली लाइन। ठीक है, और ये ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल, जो मैंने ऑनलाइन सिस्टम की बात की थी कि ऑनलाइन क्वालिटी कंट्रोल जो जापानीज सिस्टम में फॉलो होता है, तो ये बेसिकली ऑटोमेटिक क्वालिटी कंट्रोल ही होता है। ठीक है, ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे, ज़रूरी है।
तो इस प्रकार से अगर हम फाइनली ऑटोमेटिक की बात करें तो ऑटोमेटिक सिस्टम क्या है, ऑटोमेशन क्या है? स्वचालन उत्पादन एक प्रकार की कला है जिसके अंतर्गत मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर पर आधारित उपकरणों का प्रयोग करके किसी संस्थान में उत्पादन को आसानी से नियमित यानी रेगुलर और नियंत्रित यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यानी ऑटोमेशन इज एन आर्ट इन विच, ठीक है, बाय यूजिंग मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक एंड कंप्यूटर सिस्टम्स टेक्निक्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन वी कैन रेगुलराइज एंड कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऑटोमेशन के बारे में। अब है ऑटोमेशन का डेवलपमेंट, विकास किस प्रकार हुआ इसका, इस पर एक बार सवाल पूछा गया है, तो ज़रा एक नज़र आप इस पर ध्यान दे लेना। ठीक है, ऑटोमेशंस के डेवलपमेंट पर वही सारी बातें जो भी हमने आपसे कहीं वो स्टेटमेंट के रूप में लिखा है, एक बार उसे आप पढ़ सकते हैं। अब हमारे पास यहाँ ऑटोमेशन डेवलपमेंट की बात की गई है। तो सबसे पहला आया कि अगर हम 14 to 1500 ईस्वी की बात करें, सन की बात करें, तो उस समय धातु कार्यों में जल शक्ति का प्रयोग किया गया था। धातु कार्य मतलब जो हमारे मेटल्स बनते थे, मिलते थे, उनकी साफ़ सफाई के लिए या उनका धातुकर्मण करने के लिए जो वाटर है उसका उपयोग किया जाता था। उसके बाद 1500 से 1600 ईस्वी के आसपास, ठीक है, लेथ की खोज की गई। ठीक है, लकड़ी को काटने के लिए। तो ये लेथ जो पहले हाथ से चलाया जाता था, इस पर आधारित था। उसके बाद 1650 से 1850 के आसपास धातु कर प्रक्रम के लिए, वही मेटलर्जिकल प्रोसेस के लिए लेथ या फिर बनाने के लिए, उन पर कार्य करने के लेथ, ड्रिल, मिलिंग इत्यादि का निर्माण हुआ। 1800 से 1850 के आसपास टेक्सटाइल उद्योग के लिए एक क्रांति आई जिसमें ऑटोमेटिक लूम की खोज हुई। 1925 में रोबोट आया। 1930 में मास प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफ़र मशीन की खोज हुई, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र करने के लिए। 1940 से 50 के बीच इलेक्ट्रॉनिक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हुए, जैसे कि ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर खोज हुई। ठीक है, और इसी प्रक्रिया काल में स्वचालन शब्द का उपयोग बढ़ा। ठीक है, उसके बाद 1960-70 के बीच आईसी सर्किट्स, इंडस्ट्रियल रोबोट्स इत्यादि आए। ठीक है, 70-80 के दशक में मिनी कंप्यूटर, उत्पादन सिस्टम जैसे वेल्डिंग संयोजन में रोबोट का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, उसके बाद 1980 to 1990 के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की खोज हुई, जिसके बारे में आजकल आप बहुत सुनते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि रोबोटिक सिस्टम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, फिर 1990 to 2000 में कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे अभी हम सिम की बात कर रहे थे, यानी सिम का चलन कब आया? 1990 से 2000 के आसपास सिम का चलन प्रचलन में आया। फिर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग इसी समय आया। ठीक है, इसके बाद अब 2000 की बात तो हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है लगभग पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम में तब्दील हो चुका है। तो ये थोड़ा समय कार्यकाल याद रखना, जैसे 1400-1500 के आसपास धातु कार्यों के लिए अर्थात प्रोडक्ट्स पर, मेटल्स पर कार्य करने के लिए वाटर सिस्टम का, वाटर की पावर का उपयोग किया जाता था। 1500 से 1600 ईस्वी के बीच लेथ की स्टार्टिंग हुई, जो पहले हैंड चालित थे। उसके बाद 1650 से 1850 तक ये धातु प्रक्रम के लिए लेथ मशीन, ड्रिल मशीन इत्यादि की खोज हो गई। कब? 1650 से 1850। वही जब भारत गुलामी के समय में चल रहा था, उस दौरान यूरोप में कहा जाता है औद्योगिक क्रांति आई थी। तो यही औद्योगिक क्रांति थी, उसमें लेथ, ड्रिल मशीन इत्यादि की आवश्यकता निर्माण हो गया था। 1800 से 1850 में, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, जब हमारा दूसरा फेज शुरू होता है 1800 से 1850 साल का, इसमें हमारे यहाँ भी कपड़े बनते थे, पर हमारे इसलिए कहा जाता है कि भारतीय हथकरघा, भारतीय बुनकर क्यों बर्बाद हो गए? क्योंकि यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड वगैरह में मशीनों से बने कपड़े आते थे, जो कि यहाँ से काफ़ी अच्छे और पहनने में भी, देखने में भी अच्छे थे, और सस्ते मिल जाते थे, क्योंकि वहाँ मशीनों पर काम शुरू हो गया था। तो 1800 से 1850 के बीच में ऑटोमेटिक हैंडलूम की खोज हो गई थी। 1925 में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म है, वाइवा में पूछा जा सकता है, रोबोट की शुरुआत कब हुई? तो ध्यान रखना 1925 में। उसके बाद 1930 के आसपास, जस्ट 5 साल बाद, मास प्रोडक्शन की संकल्पना की गई, अर्थात बहुत सारे क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट का निर्माण कैसे किया जाए। 1940 to 1950 इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स की खोज हुई, जैसे ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इत्यादि, जो कि ऑटोमेशन में मदद किए। 1950 to 1960 न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, एनसी मशीन्स का निर्माण किया गया, जो कि आगे चल के कैम और सिम में बहुत काम आए।
1960 टू 1970 इसमें आईसीज और इंडस्ट्रियल रोबोट्स का निर्माण आया। 1970 टू 1980 मिनी कंप्यूटर्स आए और इसका प्रोडक्शन प्रोसेस में कैसे उपयोग किया गया रोबोट्स इत्यादि के बारे में, ये सारी बातें 17 टू 80 में आई। फिर 1980 टू 1990 इस दौरान एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया, जो कि रोबोट्स का एक मेन प्रक्रम होता है। ठीक है, ये कब हुआ? 1980 टू 1990। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 1990 टू 2000, इसमें सिम यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई। और इसके बाद तो जो प्रोडक्शन है वो पूरी तरह से लगभग किस में बदल गया? ऑटोमेशन में तब्दील हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आती है, ये आप एक बार फिर से देख लेंगे, 2-3 बार इसे आप देखोगे तो ये प्रक्रिया याद आ जाएगी कि इस समय क्या आएगा, या फिर हिस्ट्री से थोड़ा जोड़ सकते हैं। सबसे पहले जब 1400-1500 था तो पानी की सहायता से कर सकते थे। उसके बाद जब 1500-1600 आया तो फिर ये हैंड लेथ का इस्तेमाल हो गया। फिर 1600 से 1650 जब हम गरीबी में थे तो वहाँ पर क्या हुआ? इंग्लैंड में हैंडलूम आ गया। 1850 में चीज़ें बदली। ठीक है, तो ये सारी बातें आप देख सकते हैं। 1650 से 1850 के आसपास ड्रिल मशीन यहाँ औद्योगिकरण हो गया, कहाँ? यूरोप में। और 1800 से 1850 में पावर लूम या फिर ऑटोमेटिक लूम की खोज हो गई कपड़े में। तो सबसे पहले क्या हुआ? औद्योगिक क्रांति आई मशीनी के रूप में, उसके बाद कपड़े में यानी ऑटोमेटिक लूम की आवश्यकता। 1600 से 1650 के बीच में या 1650 से 1800 के बीच में हमें क्या मिला था? यहाँ इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति मिली थी। और 1800 से 1850 के बीच में ऑटोमेटिक लूम की खोज की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आप ध्यान रखना। 1925 में आप बता दो कि रोबोट की खोज हुई। 1930 में मास प्रोडक्शन के लिए बात किया गया। 40 से 50 के बीच में आप जानते हो, ये याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खोज हुई। 50 से 60 के बीच न्यूमेरिकल मशीन टू लेंसिंग मशीन का निर्माण हुआ। 60 से 70 के बीच आईसी सिस्टम्स का निर्माण हुआ, औद्योगिक रोबोट का निर्माण हुआ। 70-80 के बीच मिनी कंप्यूटर तथा उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इस्तेमाल शुरू हुआ। 80 से 90 के बीच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू हुआ। और 1990 से 2000 के बीच में सिम और फिर रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग की बात की गई और प्रोसेस ऑटोमेशन में तब्दील हो गया। ठीक है, अब है स्वचालन के अवयव यानी एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशन। क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए किसी चीज़ को ऑटोमेटिक करने के लिए या बनाने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मेनली 3 एलिमेंट्स की बात की गई। एक तो पावर सोर्स होना चाहिए। सीधी सी बात है, बिना पावर के तो कोई भी सिस्टम ऑटोमेटिक में कन्वर्ट नहीं होगा। पावर सोर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। पहला है पावर सोर्स। दूसरा फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, अर्थात जो हमारा इनपुट जा रहा है जो आउटपुट आ रहा है उन दोनों में कुछ वेरिएशन तो नहीं हो रहा। अगर वेरिएशन हो रहा है तो कहाँ फॉल्ट्स हो रही है और क्या हमें उसमें सुधार करना चाहिए, इस बात को चेक करने के लिए फीडबैक कंट्रोल बहुत ज़रूरी होता है। और नेक्स्ट है स्वचालन मशीनें यानी ऑटोमेटिक मशीनें। तो इन 3 टर्म्स की हमारे पास आवश्यकता पड़ेगी। कब? जब हम किसी सिस्टम को ऑटोमेटिक करेंगे। और इन्हीं तीनों टर्म्स को एलिमेंट्स ऑफ ऑटोमेशंस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बार इसे फिर से देख लेते हैं। शक्ति सोर्स यानी पावर सोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा फीडबैक कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरा स्वचालन मशीन्स की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, ये सब कहाँ किसके एलिमेंट्स हैं? ऑटोमेशंस के एलिमेंट्स हैं। ओके, हाँ, पावर सोर्स, फीडबैक कंट्रोल और स्वचालन मशीन है। अब शक्ति सोर्स में देख लेते हैं। तो किसी भी निकाय को कार्य करने के लिए सीधी सी बात है पावर की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। विद्युत सोर्स, इलेक्ट्रिक सोर्स, कुछ भी हो, हम विद्युत शक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं और इसको कई प्रकार से प्राप्त भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोलिक पावर प्लांट से प्राप्त कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट से, यहाँ तक कि अब तो सोलर पावर प्लांट भी चालू हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें किसी सिस्टम को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करने के लिए पावर सोर्स मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा पावर सोर्स। उसके बाद है स्वचालन मशीनें। ठीक है, स्वचालन यानी ऑटोमेटिक मशीन्स में क्या क्या हैं? तो कहते हैं कि ऑटोमेटिक मशीन्स के अंतर्गत निम्नलिखित एलिमेंट्स आते हैं, जैसे कि किसी मशीन के विभिन्न अवयवों को ऑटोमेटिक बनाने के लिए, ठीक है, क्या क्या चाहिए? ऑटोमेटिक मशीन चाहिए। क्वालिटी कंट्रोल के लिए या क्वालिटी चेक करने के लिए ऑटोमेटिक इंस्पेक्शन वाले इंस्ट्रूमेंट चाहिए, मशीन चाहिए। फिर इंडस्ट्रियल रोबोट्स मिल जाएँ, ठीक है, जो कि इस प्रक्रिया को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। फिर ऑटोमेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र, जो मैंने अभी कहा था या थोड़ी देर पहले कहा था कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं वहाँ पर एक कंपोनेंट्स को बड़े होते हैं या फिर छोटे भी हो सकते हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए यानी कि
एक क्या नाम है, मटेरियल हैंडलिंग के लिए मशीन से जो कि प्रोसेस को ऑटोमेशन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इनकी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद है नेक्स्ट है हमारे पास फीडबैक सिस्टम यानी फीडबैक कंट्रोल। अभी हमने आपसे कहा था कि हमारे पास जो इनपुट है और जो आउटपुट है इसमें कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, वेरिएशन है तो किस वजह से है, ये सब बातें चेक करने के लिए हमारे पास फीडबैक कंट्रोल की आवश्यकता पड़ेगी। तो अगर कोई पूछता है कि किसी ऑटोमेशन के अंतर्गत मुख्य एलिमेंट, मुख्य अवयव कौन कौन से, तो आप कहेंगे पहली बात पावर सोर्स, दूसरा ऑटोमेटिक मशीनें या ऑटोमेशन मशीनें, और तीसरी बात है फीडबैक कंट्रोल। ठीक है, फीडबैक कंट्रोल में याद रखना सेंसर्स होते हैं, इनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है। ये ऐसा उपकरण है जो किसी पदार्थ के फिजिकल फॉर्म में परिवर्तन से चीज़ों को पहचान लेता है और उसे सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देता है, जिससे ये बात समझ में आ जाती है कि जो हमारा कार्य है उसमें कोई चेंज आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारे सेंसर्स हैं ये क्या करते हैं, इनका एक ही उद्देश्य है कि अगर किसी कंपोनेंट्स में फिजिकल फॉर्म में परिवर्तन आ रहा है तो उसको ये सेंस करके, महसूस करके उसको सिग्नल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस कार्य को करने में इनकी मदद ट्रांसड्यूसर करते हैं। कौन करता है? ट्रांसड्यूसर करते हैं। ठीक है, ट्रांसड्यूसर की सहायता से ही भौतिक गुणों को सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अब इसके जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के, उसमें है सेंसर, एनालाइजर, एक्यूराइटर एंड ड्राइव्स। इनके बारे में दो दो बातें आप देख लेना। ठीक है, सेंसर आपने देख ही लिया, ये क्या करता है, अगर किसी एलिमेंट्स के, किसी कंपोनेंट के फिजिकल फॉर्म में कन्वर्सन आ रहा है तो उसको सिग्नल, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के रूप में संकेत भेज देता है। दूसरा एनालाइजर, ये सेंसर द्वारा प्राप्त सूचनाओं का आकलन करता है और उसको अगले चरण के लिए क्रियान्वित करता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें अन्य कई अवयव हैं जैसे कि कंप्यूटर, फिर एक काउंटर, टेम्बर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल इनकोडर, फिर एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करता है, उत्पादन आंकड़ों के विश्लेषण के पश्चात अगला चरण प्रक्रिया को क्रियान्वित करता है। एक्चुएटर मतलब जो कार्य भी हो रहा है उसके आगे वाले कार्य को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में चल रहा है, वो है ड्राइव्स यूनिट। ड्राइव्स यूनिट क्या है? ड्राइव्स कंप्यूटर कंट्रोल निकाय को दिए गए निर्देशों पर कार्य करता है। ड्राइव्स का काम ही है, जो काम कहा गया उसमें करिए। तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं, तो विद्युत मोटर होता है, फिर स्टेपर मोटर और डीसी सर्वो मोटर, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद है हमारे पास स्वचालन का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ ऑटोमेशन। ठीक है, पूछा जा सकता है कि स्वचालन क्या है, इसके प्रिंसिपल्स बताइए, ऑटोमेशन के सिद्धांत बताइए। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहला तो ये है कि पुराने प्रक्रम को समझिए, जो पुरानी प्रोसेस है उसको ज़रा समझिए, पुरानी प्रोसेस कैसी थी, किस प्रकार से कार्य करती थी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, उसका इनपुट आउटपुट एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा उसका वैल्यू चेन एनालिसिस करना पड़ेगा, और तीसरा उसके कई सारे टेक्निक्स के चार्ट्स और क्या नाम है, मैथमेटिकल मॉडलिंग करनी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट है हमारे पास प्रक्रम का सरलीकरण। अब जो हमारा प्रोसेस पहला वाला था पुराना, उसमें हम उसे सिंप्लीफाई कैसे करें, जो भी जटिल प्रक्रिया होती थी उसे सिंप्लीफाई कैसे करें। तो सिंप्लीफाई करने में क्या करेंगे, जो अनावश्यक कार्य था, अनावश्यक चरण था, अनावश्यक मूवमेंट था, उसको हम रिप्लेस कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जो हमारा ऑर्डर सिस्टम था धीरे से क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा। और नेक्स्ट है तीसरा, प्रक्रम को स्वचालित करना। अब जो हमारा जटिल सिस्टम था किस में बदल चुका है, सरल सिस्टम में बदल चुका है। सरल सिस्टम को ऑटोमेशन में करने में आसानी रहेगी। तो तीसरा स्टेप होगा प्रक्रम को स्वचालित करना यानी ऑटोमेट दी प्रोसेस। स्वचालन एवं उत्पादन निकाय की 10 नीतियाँ, ठीक है, इनको हमें करना पड़ेगा। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास, तो देखा हमारे पास स्वचालन ऑटोमेशन के सिद्धांत क्या क्या हैं, तो 3 हैं मुख्यतः। पहला है पुराने प्रक्रम को समझिए यानी एनालाइज द ओल्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। दूसरा, या जो भी प्रोसेस है, दूसरा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए, और तीसरा ऑटोमेट कीजिए। पहली बात, ओल्ड प्रोसेस को समझिए, दूसरा उसको सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने में मतलब जो अनावश्यक चरण है, स्टेप्स हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, उनको आप रिमूव कर दीजिए। और नेक्स्ट है हमारे पास, जब ये सरल हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए, तो इसको फिर ऑटोमेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक मशीन्स इत्यादि का उपयोग करते हुए। अब है स्वचालन नीति, ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज। क्या क्या स्ट्रेटजीज हैं ताकि इसे ऑटोमेशन में कन्वर्ट किया जा सके। तो पहला है हमारे पास स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑपरेशंस। अब पहले क्या होता था, जनरल फॉर्म में एक ही मशीन पर हम कई सारे कर सकते थे, पर स्वचालन के अंतर्गत हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। मशीन को
हमें स्पेशलाइज्ड करना होगा, अर्थात किसी एक मशीन विशेष पर सिर्फ एक ही कार्य हो पाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई बोरिंग मशीन है तो उसमें जो भी कार्य होंगे उस कार्यखंड पर केवल और केवल बोरिंग का कार्य किया जाएगा। हालांकि वो बोरिंग कैसी भी हो सकती है, हॉरिजॉन्टल बोरिंग, इंक्लाइंड बोरिंग, तो ये प्रक्रिया क्या करी जाएगी, इसे कहेंगे स्पेशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास संयुक्त प्रक्रम यानी कंबाइंड प्रोसेस। प्रोसेस को कंबाइंड कीजिए। जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि स्पेशलाइजेशन तो ज़रूरी है, पर इसके साथ अगर इसे हम और कंबाइंड कर सकते हैं तो वो कार्य कर सकते हैं। जैसे बोरिंग के साथ हम काउंटर बोरिंग को भी कंबाइंड कर दें, यानी दो कार्य जो एक ही क्षेत्र से रिलेटेड हों उनको आपस में जोड़ देने से भी हमारा ऑटोमेशन कार्य आगे बढ़ेगा। फिर है सतत प्रक्रम यानी कॉन्टीन्यूअस ऑपरेशन। इसमें किस प्रकार से संभव है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपसे कहा कि यह एक हमारा कार्यखंड है जिस पर हमें बोरिंग और काउंटर बोरिंग दोनों की आवश्यकता है, तो सतत प्रक्रिया में क्या होगी, उसी मशीन्स के अंतर्गत पहले हम बोरिंग का कार्य करेंगे, फिर बिना प्रोडक्ट को रिमूव किए हुए और बिना ही दोबारा इंस्टॉल किए हुए उसी प्रोडक्ट पर, उसी चेक पर, उसी इंस्टॉलेशन पर हम काउंटर बोरिंग का भी कार्य कर लेंगे। तो इसे कहेंगे सतत प्रक्रिया यानी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रक्रम का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन ऑफ ऑपरेशंस, कई सारे ऑपरेशंस को एक साथ मर्ज करना। उसके बाद है नम्यता में बढ़ोतरी यानी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, इससे ये भी बात सही है। फिर है सुधार किया हुआ मटेरियल हैंडलिंग में भंडारण यानी इम्प्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। इम्प्रूव्ड मटेरियल हैंडलिंग समझ रहे हैं आप कि हमारा जो कंपोनेंट्स है, मटेरियल्स है, वो एक अच्छे व्यवस्था ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र हो जाए। उसके बाद है ऑनलाइन निरीक्षण, ऑनलाइन इंस्पेक्शन, ये बात कई बार आएगी। ऑनलाइन इंस्पेक्शन समझ गया हो गए आप कि जब प्रोडक्ट बन रहा है उस दौरान ही उसकी क्वालिटी को निरीक्षण करना क्या कहा जाता है, ऑनलाइन इंस्पेक्शन। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास प्रक्रम नियंत्रण एवं बेहतरी यानी प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑप्टिमाइजेशन। जो प्रोसेस है उसको हम चेक करते हैं ताकि इसके इनपुट और आउटपुट में कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा, और जो हमारा प्रोसेस है क्या यह ऑप्टिमाइज है, अर्थात क्या सबसे उत्तम व्यवस्था में है, कहीं इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं किया जा सकता जिससे हमारी लागत कुछ कम हो जाए और आउटपुट हमारा प्रोडक्ट और अच्छा बढ़ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास संयंत्र नियंत्रण यानी प्लांट ऑपरेशन कंट्रोल, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ढंग से हमें करना पड़ेगा अगर ऑटोमेशन में लाने हैं। और उसके बाद है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड उत्पादन यानी सिम सिस्टम का उपयोग करना पड़ेगा तभी प्रोसेस हमारा किस में आ पाएगा, ऑटोमेशंस के अंतर्गत आ पाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें थी। उसके बाद है स्वचालन के प्रकार। स्वचालन हमारा मुख्यतः 2-3 प्रकार का हो सकता है। एक तो है हमारे पास नियत स्वचालन यानी फिक्स्ड ऑटोमेशन, उसके बाद है योजना योग्य स्वचालन यानी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, और तीसरा है फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब फिक्स्ड ऑटोमेशन क्या होता है, इसमें एक बार हमने जो प्रोसेस सेट कर दी, जो प्रोग्राम सेट कर दिया वही लगातार चलेगा, इस पर कोई दूसरा कार्य नहीं हो सकता, इसे कहेंगे फिक्स्ड यानी नियत स्वचालन। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई एक बड़ी CNC मशीन लगा करके और टूथब्रश का निर्माण करना शुरू कर दिया और उससे हमने फिक्स कर दिया, उसमें सारे डेटा सारे प्रोग्राम सेट कर दिए, तो अब होगा क्या कि पूरी प्रक्रिया में हमेशा हमें उस पर केवल टूथब्रश बना पाएंगे, और क्योंकि हमने उसकी प्रोग्रामिंग इस प्रकार सेट कर रखी है उसमें चेंज करना संभव नहीं है। दूसरा होता है हमारे पास प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, जिसे कहते हैं योजना योग्य स्वचालन, अर्थात इसमें एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक प्रकार का प्रोग्राम सेट कर देंगे और जब वो प्रोडक्ट बन जाएगा तो उस प्रोग्राम को हटा करके हम दूसरा प्रोग्राम इंस्टॉल करके दूसरे टाइप का भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। तीसरा है हमारे पास नम्य लचीला स्वचालन यानी कि फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, अर्थात इसमें हम जो हमारी प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन है उससे भी अधिक पदार्थों का निर्माण कर सकते हैं अलग अलग प्रोग्राम्स के द्वारा। ठीक है, यही सारी बातें इसमें लिखी होंगी कि नियत स्वचालन क्या है, इसे हार्ड ऑटोमेशन या फिक्स्ड ऑटोमेशन भी कह सकते हैं। उपकरण विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिकल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर जब हम कार्यखंड पर होने वाली संक्रियाओं को नियत करते हैं यानी फिक्स्ड कर देते हैं कि इस पर एक ही ऑपरेशन होगा, तो इस प्रकार के निकाय या मशीन को फिक्स्ड या नियत स्वचालन कह देते हैं। ठीक है, अब कहते हैं इस मशीन या निकाय को विशेष उद्देश्य यानी स्पेशल पर्पज मशीन कह दिया जाता है। ये मशीन कार्यखंड के लिए नियत होती है, अर्थात एक प्रकार के ही प्रोडक्ट को वो बनाएगी, उसमें कोई चेंज संभव नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुश्किल क्या होगा, लक्षण क्या है इसका, तो प्रारंभिक निवेश ज़्यादा होता है। सीधी सी बात है, CNC मशीन्स को लाने के लिए हमें कई करोड़ रुपए लगाने पड़ते हैं। उसके बाद उसका उत्पादन दर बहुत ज़्यादा, यानी वो कम समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्ट बना देती है। तो फिक्स्ड का यही है। अब ये उसी प्रकार है बिल्कुल जैसे हमारे लेआउट थे, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट और ऑब्जेक्ट लेआउट। ठीक है,
तो वही बिल्कुल सेम प्रक्रिया है। प्रोडक्ट लेआउट में क्या होगा कि बहुत सारे जो कार्यखंड बनेंगे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होगी, उनकी कीमत, प्रोडक्शन कीमत तो कम होगी पर इंस्टॉलेशन कीमत बहुत ज़्यादा होगी मशीन की, ठीक है। और उत्पादन का प्रकार बदलते ही नियत स्वचालन मशीनों का इस्तेमाल भी बंद हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी मशीन थी केवल और केवल एक ही टाइप के प्रोडक्ट के लिए बनी थी। उसके बाद है दूसरा योजना योग्य प्रोग्राम। इसमें हमने कहा था कि जैसे ही हम उसका टूल और प्रोग्राम वगैरह बदल देंगे तो हम नए प्रकार के प्रोडक्ट को बना सकते हैं, ठीक है, याद रखना। इस प्रक्रिया में सीक्वेंस के साथ साथ टूल के क्रम को भी बदला जा सकता है। प्रक्रम क्रम को निर्देश सेट यानी जो प्रोग्राम्स हैं उसकी सहायता से कंट्रोल करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, और जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। अभी मैंने आपसे कहा था कि प्रोग्राम एक प्रोडक्ट के बन जाने के बाद अगर उसके प्रोग्राम को चेंज कर देते हैं तो फिर दूसरे प्रकार के प्रोडक्ट को बनाया जा सकता है टूल्स इत्यादि को चेंज करने के बाद। तो ये हो जाता है प्रोग्रामेबल यानी कि योजना योग्य स्वचालन। और तीसरा है नम्य स्वचालन। इसमें एक ही मशीन पर ऑटोमेशन के अंदर ही बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। ये योजना यानी प्रोग्रामेबल का भी सुधरा हुआ रूप है, वही जो मैंने कहा था एडवांस फॉर्म। इसके अंतर्गत उत्पादन संयंत्र बिना समय व्यर्थ हुए एक से अधिक उत्पाद एक से अधिक प्रक्रम में बनाया जा सकता है, ठीक। ये स्वचालन के कुछ हमारे पास चार्ट हैं, डायग्राम हैं। जैसे उत्पादन क्वांटिटी किस में कितना ज़्यादा होगी, और फिर उत्पादन की संख्या, प्रोडक्ट की संख्या क्या होगी। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। हाई, मीडियम एंड लो, लो, मीडियम एंड हाई। अब जो हमारा मैनुअल विधि है यानी हाथ से करते हैं तो सीधी सी बात है उसमें कम संख्या में भी बनेंगे और कम पदार्थ भी बनेंगे। जैसे मान लीजिए हमें कुछ मेज़ बनानी है, हमने 2 कारपेंटर लगा दिए तो बेचारे दिन में कितनी बना पाएंगे अगर हाथ से ही करेंगे तो। वही अगर हमने लेथ मशीन वगैरह की सहायता ले ली तो क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी और उनकी संख्या भी बढ़ जाएगी। दूसरा है हमारे पास अगर हम फिक्स्ड स्वचालन कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें पदार्थ तो एक ही बनेगा पर क्वांटिटी उनकी बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, ये आपको पता है। और तीसरा हमारे पास नम्य या नियत है। इसमें प्रोडक्ट भी बदलेगा यानी प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, क्वालिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक। तो इस प्रकार से ये डायग्राम आप ध्यान रखना। अब ग्राफ से साफ साफ लिखा है कि नियत स्वचालन उत्पाद वैरायटी कम होती है, यानी जो पदार्थ के वैरायटी हैं, प्रोडक्ट की वैरायटी हैं वो तो कम होती है लेकिन उनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ये बात आप समझे होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा है योजना योग्य। इसमें उत्पाद वैरायटी तथा उत्पादन मात्रा कम होती है। और तीसरा जो है नम्य स्वचालन, ये नियत स्वचालन तथा योजना योग्य स्वचालन के मध्य में होता है, अर्थात वैरायटी एवं उत्पादन मात्रा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। स्वचालन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हम स्वचालन लाते हैं, क्या ज़रूरी है। तो सीधी सी बात है, कई कारण हैं। जैसे कि कम श्रमिकों की आवश्यकता के लिए, अगर हमारे पास मैन पावर्स की कमी है तो हम इसको लगा सकते हैं। दूसरा, अधिक एवं सुगम उत्पादन के लिए, प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा और फास्ट हो जाएगा। अधिक सुरक्षित वातावरण के लिए, यानी जो हैजार्डस सिस्टम है वो कम हो जाएगा। हाई क्वालिटी मिलेगी। उत्पादन की डिलीवरी समय में कमी आएगी, अर्थात ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, समय पर बन जाएंगे। उत्पादन लागत में कमी आएगी, क्योंकि पता चला अभी जो प्रोडक्ट एक दिन में बन पा रहा है या बहुत कम मात्रा में बन पा रहा है, वही जब हम एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी वैल्यू भी थोड़ा सा कम हो जाएगी, उत्पादन में लागत कम आ जाएगी। कम स्क्रैप बनेंगे, यानी कम प्रोडक्ट हमारे बेकार होंगे, ठीक है। श्रमिक लागत में कमी आएगी, यानी जो मैन पावर्स है उनके वेजेज वगैरह बचेंगे। उत्पादन लीड समय में कमी आएगी, ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा था। और ये बात यहाँ से भी तो हो जा रही है, उत्पादन की डिलीवरी समय में कमी, इसी से आप इसे कर सकते हैं लीड समय में कमी, क्योंकि अगर उत्पादन की डिलीवरी समय कम होगी तो लीड टाइम अपने आप कम हो जाएगा। क्योंकि लीड टाइम होता ही क्या है, जिस दिन हमने ऑर्डर दिया और जिस दिन ऑर्डर रिसीव किया उसके समय को क्या कहते हैं, लीड टाइम, उसके बीच के समय को, ठीक है, यानी ऑर्डर देने से लेकर ऑर्डर रिसीव करने के बीच के समय को लीड टाइम। उसके बाद स्वचालन के लाभ एवं हानियाँ। स्वचालन के लाभ क्या हैं जरा देख लेते हैं। तो सबसे पहले है गुणवत्ता में सुधार, यानी क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है। रोजगार में सुधार, कहते हैं बेटरमेंट इन एम्प्लॉयमेंट। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पॉइंट हो जाएगा, दोनों में आएगा, हानियों में भी आएगा, यहाँ भी, ठीक है।
क्योंकि नई मशीन्स आएंगे तो हाई क्वालिटी के लोग आएंगे। हालांकि जो मास लेवल पर होगा रोज़गार वो थोड़ा सा रिड्यूज होगा। रिजेक्शन में कमी, अब जो हमारे कंपोनेंट्स बनेंगे वो हाई क्वालिटी के बनेंगे तो उनके स्क्रैप होने यानी बेकार होने की संभावना कम होगी। कार्य घंटों में कमी, रिडक्शन इन वर्किंग आवर्स, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारी जो मशीन्स हैं वो हाई प्रोडक्शन मशीन है, 1-2 घंटे कार्य करके ही बहुत सारे टाइम में बहुत सारे क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। तो जो कार्य घंटे हैं वो भी कम हो सकते हैं। दुर्घटनाग्रस्त मानव क्षति में कमी, सीधी सी बात है, पहले प्रोडक्शन मानव या मैन पावर्स के द्वारा होते थे, जिसमें से प्रोडक्शन ऑपरेशंस के दौरान या कार्यखंड के निर्माण के दौरान कई बार जो हमारा लेबर होता था वो घायल हो जाता था और उसकी कई बार मृत्यु तक हो जाती थी। लेकिन ऐसे केस में इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छे समाज के निर्माण में, यानी जब क्वालिटी अच्छी होगी तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा, जटिल प्रक्रिया संभव होती है। पर एक बात है, प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामेबल सिस्टम से लेकर के मशीन हाई क्वालिटी की सीएनसी मशीन तक की इन्वॉल्वमेंट होती है। फिर स्वचालन से हानियाँ, इनसे हमें नुकसान क्या है? तो अभी मैंने कहा मानव कौशल में कमी, करेक्ट है। अगर सारे कार्य मशीन करेंगे तो मनुष्यों की जो क्वालिटियाँ हैं उसमें डिक्रीजमेंट हो जाएगा। वही वाली बात जो मैंने आपसे कहा था कि 1800 से 1850 के बीच जब इंग्लैंड में पावर 2 में आ गई तो वहाँ हाई क्वालिटी के कपड़े बनने लगे और भारतीय बुनकर बर्बाद हो गए। तभी तो 1857 में क्या हो गया था, विद्रोह, भारत का पहला स्वतंत्रता आंदोलन। और 1600 से 1850 के बीच में क्या आया था, वहाँ औद्योगिक क्रांति हुई थी, जिसकी वजह से वो भारत आ गए। औद्योगिक क्रांति में उन्होंने लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग ये सब मशीन्स की खोज कर दी, तो उनके प्रोडक्ट बहुत आसानी से, जल्दी से, कम कीमत पर बनने लगे। तो यहाँ हम खैर स्वचालन की हानियों की बात कर रहे थे। पहला है मानव कौशल में कमी, रिडक्शन इन स्किल ऑपरेटर। अभी कुछ ऐसे जो ऑपरेटर्स थे जो मैनुअली किसी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से बना सकते थे, अब चूँकि ऑटोमेशन आ गया, मशीन्स आ गए, तो उनके कार्य पर प्रभाव पड़ा। दूसरा है बेरोजगारी बढ़ना। अभी मैंने आपसे कहा था जो बात यहाँ पर अच्छे से लिखी थी, रोजगारी में बढ़ोतरी, रोजगार में सुधार, वही वाली बात थी। रोजगार में सुधार तो होगा लेकिन कम मात्रा में होगा, बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ेगी। दक्ष संचालक की आवश्यकता, हाँ, ये जो दक्ष संचालक हैं इनके रोजगार बढ़ जाएंगे, लेकिन बेरोजगारी किसकी बढ़ेगी, जो नॉर्मल लेबर्स थे उनकी बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रारंभिक अनुरक्षण लागत अधिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑटोमेशंस के दौरान जो हमारी इनिशियल कॉस्टिंग है उसे इंस्टॉल करने की कॉस्टिंग वो बहुत ज़्यादा होती है और उसे मुश्किल से हम सर्वाइव कर पाते हैं। इसलिए हर जगह पर ऑटोमेशन संभव नहीं हो पाता। ऑटोमेशन हम वहीं लगाते हैं बेसिकली जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपोनेंट का निर्माण करना होता है। अगर हमारे कंपोनेंट्स यानी उत्पादों की संख्या सीमित है, कम है, तो हम ऑटोमेशन की बजाय मैनुअल पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ये रही सारी बातें ऑटोमेशन से संबंधित जो आपने अभी देखा। ठीक है, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशंस के एलिमेंट्स क्या हैं, ऑटोमेशंस के सिद्धांत क्या हैं, कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ऑटोमेशंस के प्रकार क्या हैं ये आपने देखा, और उसके बाद ऑटोमेशंस के चार्ट का तुलना किया कि नियत ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल और फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन में क्या संबंध होता है, ये आपने देखा। फिर स्वचालन की आवश्यकता क्यों है, ये आपने देख लिया है। कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक लागत, अधिक एवं सुगम उत्पादन होगा, अधिक सुरक्षित वातावरण होगा, उच्च क्वालिटी मिलेगी, उत्पादन की डिलीवरी टाइम कम होगी, लीड टाइम में कमी आएगी। ठीक है, उत्पादन लागत में कमी आएगी, प्रोडक्ट हमारे कम खराब होंगे, स्क्रैप में कमी आएगी। ठीक है, और संचालन के लाभ आपने देखा, गुणवत्ता में सुधार, रोजगार में सुधार, रिजेक्शन में कमी, कार्यघंटों में कमी, दुर्घटनाग्रस्त मानव क्षति में कमी, अच्छे समाज के निर्माण में यानी हाई स्टैंडर्ड, हाई क्वालिटी से हाई स्टैंडर्ड हो जाएंगे लिविंग के। उसके बाद जटिल प्रक्रिया संभव है, हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। उसके बाद स्वचालन में हानि आपने देखा, मानव कौशल में कमी, लोग यानी लोगों की जो स्किल ऑपरेटर वो कम हो जाएगा। ठीक है, स्किल्ड ऑपरेटर होंगे वो कम हो जाएंगे, बेरोजगारी बढ़ जाएगी, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है, इनकी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, दक्ष संचालकों की आवश्यकता अधिक होगी। ठीक है, और प्रारंभिक अनुरक्षण यानी जो इनिशियल कॉस्टिंग है ये बढ़ जाएगी। तो ये सारे हमारे बातें थी ऑटोमेशंस के बारे में। ऑटोमेशंस एक बार अगर आप ऐसे सुन लोगे और इसे पढ़ लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसके बारे में आप सोच के भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑटोमेशंस क्या हैं, ऑटो प्लस मैट्स से बने हुए हैं। ऑटो का मतलब स्वयं, समान या अपने आप या एक, और मैट्स का मतलब घूमना, अर्थात ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम मशीनों की सहायता से बिना मानवों के
अधिक संयोजन से हमारा कार्य आसानी से हो जाए, उसे क्या कहते हैं? ऑटोमेशन। ठीक है, बाकी आप लोग एक बार फिर से इसे देखना। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, थैंक यू।